नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में हम देखेंगे नेट हिंदी साहित्य मतलब नेट जेआरएफ परीक्षा में जो आपके उपन्यास की कड़ी में जो लगा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वाण भट्ट की आत्मकथा, उस उपन्यास का वाचन करेंगे। लेखक के बारे में जानेंगे, लेखक के प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे, और यह उपन्यास की विधा है तो लेखक के प्रमुख उपन्यासों को भी जानेंगे, कालक्रमानुसार जानेंगे। वाण भट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पंक्तियाँ देखेंगे, प्रमुख प्रश्न देखेंगे, उसके विषय में विद्वानों के मत क्या हैं यह भी देखेंगे। इससे पहले के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके उपन्यास वाले में देख सकते हैं, जो इससे पहले हो चुके हैं। आगे आने वाले भी उसी में आपको मिलेंगे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए। शुरू करते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। किसके बारे में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? अम्बत संबत छोड़िए, मतलब सन याद कीजिए। कब? 1907 में हुआ था। बस इतना काफ़ी है। बलिया में हुआ था, बस बलिया जिला याद रखिए, 1907 याद रखिए, काम हो गया आपका। इनके बचपन का नाम जरूर याद रखिए, वैद्यनाथ द्विवेदी। वस्तुतः आरत दुबे इनके परदादा का नाम था और उन्हीं के नाम पर गांव का नाम आरत दुबे का छपरा पड़ा था। यह तथ्य भी याद रखें। पता नहीं हम लोगों को, हमें परदादा का नामों पता नहीं है और दूसरे लोगों का क्यों याद करें। लेकिन यहाँ पे जो तथ्य जुड़ गया है, आरत दुबे का छपरा जो यहाँ पे है, आरत दुबे का छपरा बलिया जिले के आरत छपरा के ओझावलिया नामक ग्राम में हुआ था, इसीलिए मतलब यह किसके नाम पे पड़ा है तो बता दिए हैं कि इनके परदादा। आगे देखते हैं प्रभात पब्लिकेशन का पुस्तक है, यह भी आपको तथ्य पता होता हुआ चलना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता अनमोल दुबे और मम्मी कौन थी? मदर ज्योतिषमती। द्विवेदी जी का परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा वसियापुर के मिडिल स्कूल से संपन्न हुई तथा 1901 में मिडिल उत्तीर्ण हुए। तत्पश्चात संस्कृत के लिए मतलब काशी आए, शिक्षार्थ काशी आए और वहाँ प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब इंट्रेंस एग्जामिनेशन। 1923 में बीएचयू मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिए। द्विवेदी जी ने ज्योतिष विषय से आचार्य की उपाधि परीक्षा 1930 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सोच रहे हैं उस समय जब अखंड भारत मतलब कि एकदम चौचक गरीबी और अनपढ़ और भूखमरी में था, उस समय इन्होंने किया था। द्विवेदी जी का विवाह 20 वर्ष की उम्र में 1927 में हुआ, भगवती देवी से हुआ, मतलब इनकी वाइफ भगवती देवी से द्विवेदी जी के 7 संतान। पहले होता भी था दोनों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कोई था भी नहीं प्रिकॉशन से, सब आज के युग में जैसा है, और कोई जागरूकता भी नहीं थी, तो जिसको जितना करना था करते रहते थे। द्विवेदी जी 8 नवंबर सन 1930 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। इम्पोर्टेंट है वाला। द्विवेदी जी 1930 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। शांति निकेतन के बाद द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। तत्पश्चात कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष, पंजाब में भी मतलब विभाग के अध्यक्ष रहे हिंदी वाले में। इसके बाद देखते हैं मतलब प्रमुख तथ्य। हो सकता है कि एकदम बिल्कुल क्लैरिटी ना दिखे पिक्चर में, लेकिन क्लैरिटी तो है, बिल्कुल नहीं है लेकिन है, मतलब ठीक ठाक है। फिर भी वाचन सुनते रहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने छात्र जीवन में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी आदि बड़े विद्वानों के संपर्क में रहकर साहित्य रचना की प्रेरणा प्राप्त किए हैं। द्विवेदी सन 1952 से 1953 तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और 1955 में राजभाषा आयोग के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों में भी रहे। जैसा कि आप पता होगा कि राजभाषा आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। यह भी आपके सिलेबस में है, जो आपका राजभाषा है, सभी अधिनियम। आगे 1957 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, तो तीसरे नंबर का यह अवार्ड इन्होंने, सबसे बड़े अवार्डों में तीसरे नंबर का अवार्ड पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित हुए। 1962 में पश्चिम बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर पुरस्कार से भी
सम्मानित हुए। कहा जाता है कि प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते 1960 में द्विवेदी जी कहाँ आए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित भी कर दिए गए। मतलब वहीं जलने वाले लोगों ने उनका कान भर दिया होगा, विरोध किया होगा, आंदोलन किए होंगे आंदोलन मतलब कि आपस में, और उनको फिर वहाँ से निष्कासित हो जाना पड़ा होगा। पुनः अक्टूबर 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष पे रहे, यानी 7 साल बाद, और 25 फरवरी 1970 को कार्यमुक्त हुए, 3 सालों तक रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का डिलीट उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलिट्स की उपाधि प्रदान की पाई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1973 में उनके निबंध संग्रह आलोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यह तथ्य भी याद रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य में विचारों की तेजस्विता, कथन का लालित और बंद की शास्त्रीयता का संगम होने के कारण कबीर, तुलसी और टैगोर इनके एक साथ एकाकार हो गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य के लिए, जो इनका रचना सूर साहित्य के लिए इंदौर में साहित्य समिति के द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया। और कबीर नामक रचना, इनका सूर साहित्य भी है, कबीर भी है इनका रचना का, तो बताया गया है कि सूर साहित्य पे स्वर्ण पदक दिया गया इंदौर एमपी में जो है, इंदौर साहित्य समिति के द्वारा। और कबीर नामक रचना पर मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया। यह भी आपका हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला अवार्ड है। प्लेलिस्ट आप जाके खंगालिए, प्लेलिस्ट आप खंगालेंगे ना तो आपको वहाँ से बहुत चीज़ें मिलेंगी, अन्य गद्य विधाओं वाला भी। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, उसका पूरा अध्ययन, पूरा A to Z अध्ययन आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। पूरी किताब वहाँ पे हमने वाचन किया है। द्विवेदी जी 4 फरवरी 1979 को पक्षाघात के शिकार हो गए और 19 मई 1900 कितना है यार, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। थोड़ा सा कट गया है, दिक्कत की बात नहीं है। जो हमें सन बस जन्म याद रखना होता है 1907, ठीक। तो इनकी मृत्यु हो गई ब्रेन ट्यूमर के कारण दिल्ली में, ठीक। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं, जैसे कि सूर साहित्य है, काल क्रमानुसार ही देखेंगे। 1936 की रचना सूर साहित्य है। इसके बाद बात की जाए तो, इसके बाद है दूसरे नंबर पे हिंदी साहित्य की भूमिका। पूछा गया है तो मतलब कि एमए में सेट वेट के एग्ज़ाम में काफ़ी सरल क्वेश्चन हो जाता है। नेट का एग्ज़ाम थोड़ा 2-3 बार की परीक्षाओं से कठिन कर दिया है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 की रचना है, कबीर 1942 की है। जैसा कि हमने देखा ना, सूर साहित्य पे, कबीर पे इनको अवार्ड भी मिल चुका है। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 का है। साहित्य का मर्म 1949 का। नाथ संप्रदाय 1950 का है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 का है। लालित तत्व 1962। कालिदास की लालित्य योजना 1965। साहित्य सहचर 1965 का है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। मृत्युंजय रविंद्र भी इनकी रचना है। सहज साधना, सूर और उनका काव्य, अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य भी इन्हीं की रचना है। और इसके बाद साहित्य का साथी भी। निबंध संग्रहों की बात की जाए तो इनके निबंध संग्रह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस की कैटेगरी में रहे हैं। अशोक के फूल जो काफ़ी ज़्यादा फेमस 1948 का। कल्पलता 1951 का। यह काल क्रमानुसार ही दिया गया है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952। विचार और वितर्क 1957 का। विचार प्रभाव 1959 और कुटज 1964 का। कुटज आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कुटज जो है यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के हिंदी में लगा हुआ है। आलोक पर्व 1972 का है। संपादित ग्रंथों की बात की जाए तो संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957 की है। संदेश रासक 1960 की। सिख गुरुओं का पूर्ण स्मरण 1979 की है। महापुरुषों का स्मरण 1977 का है। उपन्यास जरूर याद रखें क्योंकि उपन्यास इनका अवार्ड भटके आत्मकथा लगा हुआ है, तो सबसे मेन चीज़ उपन्यास को नहीं भूलना है। बाकी निबंध संग्रह भूल जाए, मतलब भूलना तो इनकी कोई भी रचना नहीं है, लेकिन उपन्यास को बिल्कुल नहीं भूलना है। बाकी भूल जाए तो एक बार चलेगा, एक बार माफ़ किया जा सकता है। वर्ण भट्ट की आत्मकथा 1946 की है, जो कि सिलेबस में लगा हुआ है। चारू चंद्रलेख 1963। पुनर्नवा 1973। अनाम दास का पोथा 1976। किसका पोथा? अनाम दास का। प्रमुख तथ्यों को भी देख लेते हैं, क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ।
अगस्त 1981 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपलब्ध संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में 1981 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से राजकमल प्रकाशन के द्वारा किया गया। उपरोक्त प्रथम संस्करण मात्र 2 वर्ष में ही समाप्त हो जाने से पुनः संशोधित कर 1998 में प्रकाशित किया गया, मतलब कि तेजी से बिक गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकों के भी देखते हैं। इनका नाम जरूर एक सरसरी निगाह से देखते रहिए। इनके ऊपर आलोचनात्मक पुस्तकें कौन कौन है। देखिए, साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और यह किसका है, किसका लिखा है, तो डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन यह चौधरी राम यादव के द्वारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा यह डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व यह डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी के द्वारा। शांति निकेतन से शिवालिक यह संपादक शिव प्रसाद सिंह ने किया। दूसरी परंपरा की खोज यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर है, याद रखिए, और डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास जो अनामदास का पोथा है पहले अथरेकौ आख्यान नाम से प्रकाशित हुआ था। यह तथ्य याद रखें कि जो अनामदास का पोथा इनका उपन्यास है पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो अथरेकौ आख्यान नाम से। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य सहचर बाद में साहित्य साथी नाम से भी प्रकाशित हुआ। साहित्य सहचर बाद में साहित्य साथी नाम से भी प्रकाशित हुआ था। द्विवेदी जी के निबंधों में भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, विविध धर्म संप्रदाय आदि विषय प्रमुखता से आए हैं। द्विवेदी जी के निबंध को सामान्य तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, विचारात्मक और आलोचनात्मक। विचारात्मक श्रेणी के निबंधों में दार्शनिक और सामाजिक जीवन संबंध तत्वों की प्रधानता है। आलोचनात्मक श्रेणी के निबंध में साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय विवेचन तथा साहित्यिक कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि की प्रधानता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भाषा क्या है, विशुद्ध खड़ी बोली है, और इस भाषा में प्रांजल व्यवहारिकता के साथ संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का भी अच्छा प्रयोग इसमें किया गया है। द्विवेदी जी के निबंधों में शैली के विविध रूप मिलते हैं, जैसे कौन, जैसे गवेषणात्मक शैली, जैसे वर्णनात्मक शैली, जैसे व्यंग्यात्मक शैली, व्यास शैली, व्यंग्यात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली। और क्या है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यों में विराट मानवतावाद के भी दर्शन होते हैं। यह तथ्य याद रखिए, विराट मानवतावाद के भी दर्शन होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे याद रखिए ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यों में विराट मानवतावाद के भी दर्शन होते हैं। महावीर कहाँ से आ गए, हजारी ही रहे, हजारी चल रहे हैं तो महावीर जी कहाँ से आ जाएंगे। अब देखते हैं द्विवेदी जी के उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय, फिर उसके बाद जो हम लोगों के सिलेबस में लगी हुई रचना है उसका विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। द्विवेदी जी के उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। वाणभट्ट की आत्मकथा जो हमारे सिलेबस में है, इसको देखते हैं क्या है। दो बातें, क्या, 2 शब्द 2 बातें। 1946 में यह प्रकाशित हुआ उपन्यास है, और उपन्यास में कितने 20 उच्छ्वास है। कितने उच्छ्वास है, यह उच्छ्वासों में बटा हुआ है। ठीक है, जैसे वहीं आपका पाठ, चैप्टर, लेसन वहीं उच्छ्वास, इसी प्रकार से कोई प्रकरण में बटा रहता है, कोई लेसन में, कोई पाठ में, तो इसी तरह यह उच्छ्वास में है। कितना 20। इसमें 7वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति का निरूपण किया गया है। डायरी शैली में रचित ऐतिहासिक परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। जो भी नेट के सिलेबस में वह श्रेष्ठ ही है। डायरी शैली में रचित ऐतिहासिक परंपरा का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज को जिस शैली में चित्रित किया गया है वह व्यक्ति विशेष की कला न होकर युग विशेष की संस्कृति चेतना की मनोमुग्ध कारी छटा है। इस उपन्यास के सभी पात्र उत्सर्ग भावना के जीवंत आदर्श से प्रेरित हैं। चारू चंद्रलेख के बारे में देखते हैं। चारू चंद्रलेख
यह 1963 में प्रकाशित उपन्यास पहले कल्पना पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। इस उपन्यास में 32 प्रकरण है। कितना? 32। पहले में कितना? पहले में कितना? 20। क्या? उच्छ्वास। इस उपन्यास को श्री नवल किशोर पात्र बहुल घटनाओं का घटाटोप और तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास मानते हैं। नवल किशोर क्या मानते हैं? कि घटनाओं का घटाटोप है और तांत्रिक साधनाओं पर लिखा गया पहला उपन्यास है। उपन्यास में 12वीं-13वीं शताब्दी के भारत की शासन व्यवस्था और समाज के पतन की कहानी बताई गई है। इसमें भारतीय संस्कृति की गरिमा का गान और भारत के ऊपर उठाने की लालसा जगाने का भरसक प्रयास किया गया है। पूरी कहानी रानी चंद्रलेखा और राजा सातवाहन के आसपास घूमती है। इस रचना में द्विवेदी जी की मानवतावादी दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप दिखलाई पड़ती है। पुनर्नवा के बारे में देखते हैं। 1973 में प्रकाशित हुआ था। यह क्या है? प्रेम के मायने में अपने पूर्व के दानों उपन्यासों से यह श्रेष्ठ माना जाता है। पहले के सभी उपन्यासों से प्रेम के मामले में यह श्रेष्ठ है। 1973 का है। इस उपन्यास में चतुर्थ शती यानी चौथी शताब्दी के वातावरण का इसमें वर्णन किया गया है। इतिहास की लोक कथा से संपृक्त इसमें आदर्श पात्रों के माध्यम से आज के संकल्प शून्य और वासना प्रधान जीवन का समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। इस उपन्यास में प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। देवरात, शर्मिष्ठा, मंजुला, त्रिवेणी है ना, प्रेम की त्रिवेणी तो है। तीन मिला ये 3 लोग यहाँ पे हैं, देवरात, शर्मिष्ठा और मंजुला। और यहाँ पे 3 लोग का यहीं मतलब प्रेम की त्रिवेणी चारुदत्त, धूता और बसंत सेना की प्रेम त्रिवेणी। इसके बाद आर्यक, मृणाल और चंद्रा की इनकी प्रेम की त्रिवेणी बह रही है। और श्यामरूप मदनिका का भी। अनामदास का पोथा देखते हैं। अनामदास का पोथा 1976 में प्रकाशित है। 1940 के करीब छांदोग्योपनिषद के आधार पे रचित द्विवेदी जी की कहानी का ही यह विस्तार रूप माना जाता है। इसका एक नाम क्या है? अथर्वैक्व आख्यान भी इसका एक नाम है अनामदास के पोथा का। वस्तुतः इस उपन्यास की कथा छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। आधार यदि पूछ दे सकता है या फिर वाक्यों में यह क्वेश्चन दे देगा कि क्या इस आधार पर लिखी गई है, सही है गलत है, मतलब जो वाक्य दे देता है कि इसमें से सही वाक्यों को छाटिए, तो ऐसा बना सकता है। तो यह तथ्य भी हमें याद रखना है कि कौन कौन है? छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। यह उपन्यास द्विवेदी जी की औपन्यासिक ज्ञान और उनकी आर्षवाणी का उद्घोष करने वाली श्रेष्ठ कृति है। समाज तपस्या की कसौटी है। यही इस उपन्यास का मूल मंत्र है। कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र है बच्चों? प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मूल मंत्र है। अब लोग नन्हे मुन्ने तो हो नहीं, बड़े बड़े बच्चे हो ना। अच्छा बताइए प्यारे प्यारे बड़े बड़े बच्चों। अब देखते हैं वाण भट्ट की आत्मकथा। क्या? हाँ, वाण भट्ट की आत्मकथा के बारे में देखते हैं। वाण भट्ट की आत्मकथा जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, उसकी चर्चा भी अनिवार्य रूप से हमें करते हुए चलनी है। यह तो लेखक के बारे में हो गया, रचना के बारे में हो गया। अब जो रचना है मुख्य रूप से उसके अंदर घुसते हैं। देखिए, वाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका आधार ग्रंथ हर्षचरित और इसके अलावा कादम्बरी और रत्नावली से भी यह संबंध है। यह वाक्यों में क्वेश्चन आ सकता है कि जो वाण भट्ट की आत्मकथा है हर्षचरित से संबंधित है, छाटिए सही गलत। तो इसको याद रखिए, हर्षचरित, इसके अलावा कादम्बरी और रत्नावली से भी यह क्या है? उसका आधार ग्रंथ है। इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1946 में राजकमल प्रकाशन से किया गया। नया प्रकाशन 2010 में किया गया। वाण भट्ट की आत्मकथा के पात्रों की बात की जाए तो इसमें पात्र पूछा जाता है, पात्र इम्पोर्टेंट है। वाण भट्ट है, हर्ष है, कुमार कृष्णवर्धन है, निपुणिका है, महामाया है, भट्टिनी है, राजश्री है, देवपुत्र तुअर मिलिंद है, सुचरिता है, अघोर भैरव है। इस उपन्यास में कुल कितने उच्छ्वास हैं? जैसे कि पहले हमने देख चुका है, कितना? 20। इस उपन्यास में तत्कालीन संस्कृति, धर्म साधना, कला दर्शन, मानवीय राग विराग, आचार विचार का संधान के साथ हर्षकालीन सामाजिक विलासिता, कामुकता, नारी की अवमानना, अपहरण और विक्रय, निरीहों पर प्रहार, सुरा सुंदरी का
दौर, मिथ्या, दर्प, ईर्ष्या, द्वेष आदि अवांछनीय रूढ़िग्रस्तता के बीच मानव मूल्यों की खोज और वैष्णव साधना की प्रतिष्ठा हुई है। इस उपन्यास की ऐतिहासिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कुछ विद्वानों ने इसे सांस्कृतिक और साहित्यिक उपन्यास कहना ज़्यादा उचित समझा है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास के उपसंहार में लिखा है। क्या लिखा है? यानी कि उनके कंक्लूजन में, यानी कि उनके कंक्लूजन उपसंहार निष्कर्ष में, छोटी छोटी असंगतियां चाहे निकल आने पर अधिकांश में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री से गाथा की सामग्री में कोई विरोध नहीं होगा। श्री गणेशन ने मात्र 5%, ये तो हो गई हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। मतलब कहते हैं कि मतलब कि जो मेन चीज़ है वह नहीं टकराएगी, भले ही जो फैक्ट है, जो तथ्य हैं अलग अलग किताबों में थोड़ी थोड़ी बदलाव के साथ आए, लेकिन मेन चीज़ नहीं बदलने वाली है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्री गणेशन ने मात्र 5% ऐतिहासिक मानते हुए इस बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को शुद्ध साहित्यिक उपन्यास की कोटि में रखा है। कौन? श्री गणेशन। बाणभट्ट की आत्मकथा के कुछ पात्र ऐतिहासिक है, जैसे कि हर्ष कुमार कृष्णवर्धन, राजश्री, देवपुत्र मिलिंद और बाणभट्ट। इस उपन्यास के काल्पनिक पात्रों की बात की जाए तो कौन कौन है? निपुणिका है, महामाया भट्टिनी है, अघोर, भैरव और सुचरिता। उपन्यास में बाणभट्ट स्थाणीश्वर का शासक हर्षवर्धन का दरबारी कवि रहता है। इस उपन्यास की शुरुआत संस्कृत की इस पंक्ति से होती है। पूछा भी जा सकता है कि यह पंक्ति किस उपन्यास से है, तो देखिए बाणभट्ट तो इसमें आ ही गया है, तो दिक्कत की बात नहीं होगी। अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते से इसकी शुरुआत होती है। इस उपन्यास के उपसंहार में कैथराइन दीदी को क्रोधित होते दिखाया गया है कि द्विवेदी जी ने इसे ऑटोबायोग्राफी क्यों कहा है। कैथराइन दीदी को क्रोधित होते हुए दिखाया गया है क्योंकि द्विवेदी जी से ऑटोबायोग्राफी क्यों कहा है, क्यों आखिर क्यों? आगे देखते हैं इसके तथ्यों के बारे में। उपन्यास में आत्मकथा की तरह ही फ्लैशबैक शैली का इस्तेमाल किया गया है। यह क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें फ्लैशबैक शैली है? पिछली बार दे दिया था दूसरी रचनाओं को वाक्यों में बना के, तो इसको याद रखिए। यह फ्लैशबैक यानी कि पूर्व शैली का अनुसरण करती है बाणभट्ट की आत्मकथा। यानी कि पहले की घटनाओं को आप इस समय यदि सोच के लिखेंगे तो उसे ही कहा जाता है फ्लैशबैक। पीछे चलिए, पीछे जो घटना हो चुकी है सोच के। इस उपन्यास में किस्सा गोई शैली को अपनाया गया है। प्रथम उच्छ्वास के समापन पर पाठकों में उत्कंठा बनाए रखने के लिए उपन्यासकार कहते हैं, इसके बाद मुझे ऐसी घटना लिखने हैं जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंका से कांप उठना पड़ता है। इस उपन्यास के आरंभ में जो कथामुख दिया गया है उसमें ऑस्ट्रिया निवासिनी कैथराइन दीदी का संबंध कहाँ से है, तो ऑस्ट्रिया से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और उन्हें बाणभट्ट की आत्मकथा के कुछ अंश मिले जिनका हिंदी अनुवाद करके उन्होंने ब्योमकेश शास्त्री को दे दिया। किसको दिया? ब्योमकेश शास्त्री को। मतलब अपने यही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाणभट्ट के उपन्यास का केंद्रीय चरित्र और नायक है तो ब्योमकेश शास्त्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही थे, यह तथ्य याद रखें। बाणभट्ट उपन्यास का केंद्रीय चरित्र और नायक है। बाणभट्ट उपन्यास का केंद्रीय चरित्र और नायक है। बाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या था? दक्ष था और नगर जनपद घूमते रहने के कारण बंड भी था। वह बाणभट्ट दक्ष भी था, बंड भी था। बाण प्रसिद्ध पंडित वात्स्यायन वंशी जयंत भट्ट का पौत्र था। बचपन में ही मातृसुख और 14 वर्ष की अवस्था में पितृसुख से वंचित हो गया था। अस्थिर चित्त वाला बाण कवि हृदय होने के साथ ही सौंदर्य उपासक भी था। बाण की निपुणता और अंगुली आंखें विशेष आकर्षक लगती थी। तो बाणभट्ट को निपुणिका की अंगुली, अच्छा, और आंखें तो ठीक है, लेकिन अंगुली पहली बार सुन रहे हैं कि किसी को अंगुली पसंद है। चेहरा पसंद है, ठीक है, आंखें पसंद है, ठीक है, अंगुली पसंद है, तो यह तथ्य भी याद रखिए। बाणभट्ट को भट्टिनी के सौंदर्य में परमात्मा के सौंदर्य की झलक दिखाई देती थी। इम्पोर्टेंट।
तो वाणभट्ट निपुणिका से तो प्रेम का दर्शन करना चाहता था, जबकि भट्टनी के सौंदर्य में परमात्मा के दर्शन सौंदर्य की झलक मिलती थी। वाह भाई वाह। वाणभट्ट निपुणिका से मित्रवत व्यवहार करता है, किंतु भट्टनी के प्रति वह भक्ति भाव रखता है। वाणभट्ट की प्रशंसा निपुणिका और भट्टनी दोनों करती हैं। सौंदर्य प्रेमी वाण नारी की पवित्रता सौंदर्य प्रेमी वाण नारी की पवित्रता, गरिमा, सम्मान को विशेष महत्व देता है। साथ ही वाण के चरित्र में साहस, विवेकशीलता, भावुकता, संघर्षशीलता, पर दुख कातरता, पौरुष और प्रत्युत्पन्नमति जैसे गुण भी विद्यमान है। वाणभट्ट निपुणिका के नाटक मंडली छोड़ने से इतना व्यथित हो जाता है कि नाटक मंडली ही तोड़ डालता है। वाणभट्ट निपुणिका के आग्रह पर भट्टनी की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। वाणभट्ट ईश्वर पर विश्वास रखने वाले आस्तिक प्राणी हैं। तो पूछा जाएगा कि आस्तिक थे कि नास्तिक। वाणभट्ट तो आपका पता होना चाहिए कि यह आस्तिक थे। आगे देखते हैं प्रमुख तथ्यों को। वस्तुतः इस उपन्यास का नायक वाणभट्ट कोरा भावुक कवि नहीं, वरन कर्म निरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके लिए शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है। उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। भट्टनी देवपुत्र तुअर मिलिंद की अत्यंत रूपवती कन्या है, मतलब एकदम सुंदर जबरदस्त लिखा भी है। अत्यंत रूपवती का मतलब क्या हुआ? तो देवपुत्र भट्टनी जो है देवपुत्र तुअर मिलिंद की रूपवती कन्या है, जिनका छोटा राजकुल द्वारा बलात् अपहरण कर लिया गया है। जिसका छोटा राजकुल के द्वारा बलात् अपहरण कर लिया गया है। उपन्यास में भट्टनी का परिचय इस प्रकार से दिया गया है। कैसे दिया गया है? विषम समर विजयी बाल्हिक विमर्दन प्रत्यंत बाणव देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या। इतना बड़ा दिया है। भट्टनी का मूल नाम याद रखिए, चंद्र दिधिति। भट्टनी का नाम निपुणिका कर दिया, भट्टनी नाम निपुणिका का दिया हुआ है, यह भी याद रखिए। और भाई चंद्र दिधिति से तो अच्छा भट्टनी ही है, दोनों अच्छा है, कोनो बात नहीं। ये याद रखिए निपुणिका का दिया हुआ है। भट्टनी का निपुणिका के द्वारा वाण से संपर्क हो जाता है। भट्टनी का निपुणिका के द्वारा वाण से संपर्क होता है। महावरा की आराधिका भट्टनी भट्ट को अपना अभिभावक मानती है। इसके आचरण में महावराह की आराधिका भट्टनी भट्ट को अपना अभिभावक मानती है। इसके आचरण में एक स्वाभाविक गंभीरता और औदात्म का समावेश है। भट्टनी नगरहाट से पुरुषपुर से जालंधर और फिर जबरन दस्युओं के साथ घूमते हुए स्थाड़ीश्वर के छोटे राजकुल में लाई गई। निपुणिका इस उपन्यास की नायिका है, जो एक अस्पृश्य जाति की कन्या थी, मतलब वही छोटी जाति, जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ हुआ, जो भड़भूजे से सेठ बन गया है। निपुणिका 1 वर्ष के अंदर ही विधवा हो गई, मर गया उसका पति। ससुराल वालों की प्रताड़ना से उसने घर छोड़ दिया। निपुणिका की वाणभट्ट से पहली मुलाकात उज्जैनी के नाटक मंडली में होता है। वाण इसे भी नाटक मंडली में शामिल कर लेता है। निपुणिका एक कुशल अभिनेत्री के रूप में आती है। वह नाटक में वासवदत्ता की भूमिका निभाती है। वाणभट्ट की हंसी को अन्यथा ले निपुणिका नाटक मंडली को छोड़कर चली जाती है। मतलब अन्यथा मतलब गलत तरीके से ले ली। उसका वो मकसद नहीं था वाणभट्ट का, लेकिन उसे लगा कि नहीं हमारे ऊपर हंसा है। निपुणिका अपने हृदय रूपी मंदिर में वाणभट्ट रूपी देवी को स्थापित कर लेती है। निपुणिका क्या करती है? अपने हृदय रूपी मंदिर में वाणभट्ट रूपी देवता को, मतलब प्रेम का चिराग जल चुका है उसके दिल में निपुणिका से वाणभट्ट की अगली मुलाकात 6 वर्ष के बाद स्थाड़ीश्वर में होती है। इतना लेट अब मुलाकात होगा तो सबका शादी ब्याह हो जाएगा। जहाँ निपुणिका पान की दुकान चलाती है। निपुणिका पान की दुकान, वाह वाह, याद रखिए, पूछा जा सकता है पान की दुकान कौन चलाती थी? तो पान की दुकान अपनी प्यारी, हम लोगों की प्यारी निपुणिका चलाती थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बच्चों आगे देखते हैं। देख रहे थे कितना बड़ा है, आज ही समाप्त करने लायक है फिर दूसरी कड़ी में, तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो धैर्य के साथ देख लीजिएगा। आज ही भी समाप्त कर देते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि निपुणिका और भट्टनी दोनों को गंगा में डूबने से वाणभट्ट बचाता है।
निपुणिका बाणभट्ट को अपना गुरु मानती है। निपुणिका का ही नाम क्या है? न्यूनिया। यह पूछा गया है। निपुणिका कौन थी? न्यूनिया ही इसका नाम था। निपुणिका और बाणभट्ट दोनों ने मिलकर भट्टिनी का उद्धार किया था। निपुणिका यानी न्यूनिया का संपूर्ण जीवन संघर्षों से घिरा रहा। वह घर से भागी, नाटक मंडली से भागी, घर से भागी मतलब फिर वहाँ मतलब उसका पति मर गया, फिर नाटक मंडली से भागी, मदन श्री के यहाँ से भागी। समाज उसे भ्रष्ट समझा, भी उसने अपने देव मंदिर की तरह पवित्र बनाए रखा। फिर भी उसने अपने को देव मंदिर की तरह पवित्र बनाए रखा। इस उपन्यास में रुको कहाँ गया? इस उपन्यास में ओहो, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। एक मिनट यार, रुको यार, कहाँ गए? हाँ, तो अब सब कुछ सही हो चुका है। आपको परेशानी हुई, कष्ट है, इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। आगे देखते हैं। निपुणिका बाणभट्ट दोनों से मिलकर भट्टिनी का उद्धार होता है। यह भागी। इसके बाद इस उपन्यास में सरस्वती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले मदनोत्सव का वर्ष भी किया गया है। इस उपन्यास में गणिका आयोजन मतलब किया गया है। इस उत्सव में गणिका चारुस्मिता का नृत्य होता है तथा कई देशों के कवि, कलाकार और नर्तक इसमें भाग लेते हैं। इस उपन्यास में द्विवेदी जी ने साहित्यकारों को यह उपदेश दिया है कि पुराने परंपराओं के मोह को त्यागें और नए विषय, नए काव्य रूप और नई परंपराओं की रचना को प्रश्रय दें। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी शक्ति की महिमा और उसके महत्व को समझने के साथ नारी को केवल वासना पूर्ति का साधन मात्र न मानकर पवित्र एवं उदात्त भाव रखने की प्रेरणा दी है। इस उपन्यास में शैव दर्शन की मान्यताओं को भी महामाया और अघोर भैरव के द्वारा दर्शाया गया है। अब देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के महत्वपूर्ण कथन। इम्पोर्टेंट है कथन आपका एक क्वेश्चन के रूप में है। देखते हैं यह किसका कथन है। यह बाणभट्ट का कथन है। तो क्या कहते हैं बाणभट्ट? निपुणिका बहुत अधिक सुंदर नहीं थी, उसका रंग अवश्य शेफालिका के कुसुमानल के रंग से मिलता है, परंतु उसके सबसे बड़ी चारुता संपत्ति उसकी आंखें और अंगुलियां थी। जैसा कि पहले आ चुका है कि किसकी प्रशंसा करता है? आंखें और अंगुली की। अंगुलियों को मैं बहुत महत्वपूर्ण सौंदर्योपासना समझता हूँ। इसके बाद यह बाणभट्ट का यही कथन है। भट्टिनी के चारों ओर एक अनुभव राशि लहरा रही थी। मैं थोड़ी देर तक उस शोभा को देखता रहा। मन ही मन मैंने सोचा कि कैसा आश्चर्य है, विधाता का कैसा रूप विधान है। आगे है, मैं नारी सौंदर्य को संसार की सबसे अधिक प्रभावोत्पादनी शक्ति मानता रहा हूँ। यह भी बाणभट्ट का ही कथन है। नारी सौंदर्य पूज्य है और वह देव प्रतिमा है, क्योंकि नारियों का सम्मान तो करते हैं बाणभट्ट जी। आगे है आगे बाणभट्ट का ही है। अच्छा, पान खाली होगा? नहीं, पान नहीं खाएं, बस देख रहा है कि उस अंदाज में कैसा बोला जाए। देखिए, निपुणिका से मैं खुलकर बातें कर सकता हूँ। भट्टिनी के सामने मुझ में एक प्रकार की मोहनकारी जड़िमा आ जाती है। ये बाणभट्ट का ही कथन है। और बाणभट्ट का कथन यह अगला जो भट्टिनी के संबंध में है, इतनी पवित्र रूप राशि किस प्रकार इस कलुष धरित्री में संभव हुई है। यह बाणभट्ट का ही कथन है। और किसमें है? भट्टिनी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भट्टिनी के। वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि प्रेम के देवता को उसकी नागनी में भस्म करा के ही कवि गौरव का अनुभव करे? बाणभट्ट का ही कथन है। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। यह भी बाणभट्ट की ही कथन है। आगे है, मैं अपनी बुद्धि से अनुचित उचित की विवेचना करता हूँ। मैं मोह और लोभवश किए गए समस्त कार्यों को अनुचित मानता हूँ। यह भी बाणभट्ट का कथन है। मैं बड़भागी हूँ जो इस महाशालिनी राजबालक की सेवा अवसर पा सका। यह भी बाणभट्ट का कथन है। और किसके संबंध में? भट्टिनी के। क्या संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी? यह भी बाणभट्ट का कथन है। मैं अकिंचन हूँ, साधनहीन हूँ,
पथभ्रांत हूँ, मेरे पास है ही क्या जिससे तुम्हारी पूजा करूँ। तुम देवी हो, 100 बार प्रतिवाद करो तो भी देवी हो। इस कलुष पंकिल संसार सागर की प्रफुल्ल पद्मिनी, इस धूली धूसर वन भूमि की मालती लता। वाणभट्ट। वाणभट्ट भट्टनी का कितना प्रशंसा किए हैं, कितना किए हैं। यह भी वाणभट्ट का कथन है भट्टनी के संदर्भ में। अगला वाला भी है, अगला वाला भी है। ठीक, देखते हैं। देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता, दीप शिखा को अंधकार व कालिमा नहीं लगती, जाह्नवी की वारी धारा को धरती का कलुष स्पर्श नहीं करता। देवी स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती, चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। तुम सच्चे कवि हो, मेरी बात गांठ बांध लो, तुम इस आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास हो। यह किसका कथन है? यह अपने भट्टनी का है। किसके बारे में कहा है? वाणभट्ट के बारे में। मैंने प्रथम बार अनुभव किया कि मेरे भीतर एक देवता है जो आराधक के आभार में मुरझाया छिपा बैठा है। अच्छा, भट्टनी कथन है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भट्टनी को खुद लगता है कि उसके भीतर देवता है, और वाणभट्ट को तो लगता ही था कि अच्छा ये तो आध्यात्मिक लड़की है, परमात्मा झलकते हैं इसके अंदर। भट्ट, मैं तुम्हारी काव्य संपद पाकर शक्ति पा जाऊंगी, तुम मेरी विनती स्वीकार करो। यह भी भट्टनी का ही कथन है। किसका है? भट्टनी का। भट्टनी का। भट्टनी 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 भट्टनी। बस 2 पेजेज और हैं, 2 पेजेज के साथ ही यह समाप्त हो जाएगा। तो इतना तो धैर्य हमारे छात्रगण और छात्राएं गण बना ही सकते हैं। प्यारे बच्चों, देवी तुम में निश्चय ही वह शक्ति है जिसमें म्लेच्छ जाति का हृदय संवेदनशील बनेगा, उनमें उच्चतर साधना का संचार होगा, वे सम्मानित भूमि का सम्मान सीखेंगे। वाणभट्ट का कहना है भट्टनी के प्रति, तुम्हारे निष्कलुष हृदय को देखकर ही मुझे सेवा का प्रशस्त पस्त दिखा है। यह भट्टनी का कहना है, वाणभट्ट के प्रति कह रही है। मुझे छोड़ो, भट्टनी को संभालो। निपुणिका का करे वाणभट्ट से, मुझे छोड़ो, भट्टनी को संभालो। हाँ भट्ट, मेरे भाग आने के कारण तुम ही हो, परंतु दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा ही है। निपुणिका भाग आई थी, तो भागी कौन थे? निपुणिका या फिर न्यूनिया? तो यह आप पकड़ लेंगे कि इसका कथन है। तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि वह मंदिर हाड़ मास का है, ईंट पत्थर का नहीं। यह भी न्यूनिया का कथन है वाणभट्ट के प्रति। मतलब वाणभट्ट से कहती है, भट्ट तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया। यह भी निपुणिका का ही कथन है भट्ट के प्रति। मैं अपने को हाड़ मास की गठरी से अधिक समझने लगी, तुमने मुझे मुक्ति दी है भट्ट। यह भी निपुणिका का ही कथन है। तुम असुर गृह में आब्ध लक्ष्मी का उद्धार कर सकते हो, मदिरा के पंख में डूबे कामधेनु को उबारना चाहते हो, बोलो अभी मुझे जाना है। निपुणिका का ही कथन है। प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। यह भी निपुणिका का कथन है। निपुणिका में इतने गुण हैं कि वह समाज और परिवार की पूजा का पात्र हो सकती है, पर हुई नहीं। इतने दिनों में मैंने उसके चरित्र में कोई कलुष नहीं देखा। निपुणिका के प्रति वाणभट्ट का कथन है, तुम ब्राह्मण हो आर्य, पृथ्वी के देवता हो आर्य, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। यह वृद्ध महिला कह रही है। आपको लग भी रहा है कि यह विनती है, विनती है, विनती है, विनती है। जो लोक के लिए वरेण्य है, हितकारी है, वह करना चाहिए। लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वह जिससे सदता है वही सत्य है। यह किसका कथन है? कुमार कृष्णवर्धन का है। इम्पोर्टेंट है, यह अलग है, यह वाणभट्ट का नहीं है, न्यूनिया का नहीं है, यह भट्टनी का नहीं है, यह कुमार कृष्णवर्धन का है। ठीक है, यह जो कुछ हो रहा है त्रिपुर भैरवी की ही लीला है, त्रिपुर भैरवी की ही लीला है। सूल पाड़ी के मुंडमाल की रचना में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। यह किसका कथन है? महामाया की। जो अलग आ रहे हैं ना, वृद्ध महिला का कथन, कुमार कृष्णवर्धन का, महामाया का, यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक ही अवस अवसाद की जड़िमा छाई हुई है। किसका है? वाणभट्ट का कथन है, वाणभट्ट का कथन है। अब चलते चलते आखिर में हम लोग क्या देखेंगे, एक और देख लेते हैं। पहले, पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो न्यूनिया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती। निपुणिका का कथन है, वाणभट्ट से कह रही है।
अब देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में विद्वानों की क्या क्या राय है, अन्य 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 लेखकों की, समालोचकों की। यह इंपॉर्टेंट है, एक एक पंक्ति। ठीक। डॉक्टर देवराज सिंह कहते हैं हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास व कथा को लिख सकता था, ऐसी कल्पना करना कठिन है। डॉक्टर जगदीश कनक कहते हैं आधुनिक काल की सर्वोत्कृष्ट काव्य रचना कामायनी है, तो गद्य रचना बाणभट्ट की आत्मकथा है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं ऐतिहासिक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ वह अकेला ही है। कौन? इसी के बारे में है। डॉक्टर नामवर सिंह के तो आप जानते ही हैं, इतने फेमस व्यक्ति रहे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं है तो और क्या है, कह रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश भट्ट का नाम नहीं सुने होंगे, इनका कहना है द्विवेदी जी ने इतिहास दृष्टि पर कहा है कि इतिहास उनके उपन्यासों की पार्श्वभूमि बनकर उपयोग में आया है। बीच के तथ्य, घटना, प्रसंग, तत्कालीन जीवन की भास्वर छवियों के चित्र तथा विशद ब्यौरों को अंकित करने में उनकी इतिहास दृष्टि स्खलित नहीं हुई है, मतलब तटस्थ दृष्टि से उन्होंने यह रचना की है। डॉक्टर शशिभूषण सिंघल कहते हैं उपन्यास की कथा मूल रूप से प्रेम त्रिकोण की है। प्रेम त्रिकोण याद रखिए, तीन लोगों का त्रिकोण, किंतु उसमें प्रवृत्त पात्रों के संयम और समर्पण भावना के कारण कथा में असाधारण गरिमा आ गई है। निपुणिका बाण की सरलता स्निग्धता पर अनुरक्त है और बाण भट्टिनी के पावन व्यक्ति का भक्त है। तीनों पात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त कर उनकी गरिमा कम नहीं करते। वे आत्मलीन और स्थिर हैं। उनका कार्य जगत उनका भाव विभोर अंतरालय है। डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं? यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। याद रखिए, पूछा गया है, पूछा जा सकता है यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है, मतलब पूछ देगा कि यह किसके बारे में कहा गया है, किसने कहा है। यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। अपने बंध, चित्रण, वर्णन शिल्प और शैली में यह क्लासिकल है और प्राणगत ऊष्मा में रोमांटिक। जहाँ पे क्लासिकल और रोमांटिक की बात आ जाए तो समझ लीजिए कि बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में कहा गया है। और डॉक्टर गोपाल राय तो काफ़ी फेमस रहे हैं, इनका कथन है। ठीक, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर भी खुद कीजिए और लोगों से भी कराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताते रहें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।